अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है लेंज़िस लॉ। लेंज़िस लॉ 1834 को एक रशियन फिजिसिस्ट हेनरिच लेंज ने पेश किया। तो ये लॉ इंड्यूस करंट्स की डायरेक्शन की बात करता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी की बात करता है, और इस लॉ के मुताबिक इंड्यूस करंट्स की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरह से होती है कि वो उस काज को अपोज करती है जिसके नतीजे में ये बनती हैं, यानी ये उस चेंज को अपोज करेंगी जिस चेंज के नतीजे में ये खुद काज हुई हैं, ये खुद बनी हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि जो मोशनल ईएमएफ के फार्मूला में, ये फार्मूला बच्चों आपके सामने है, तो मोशनल ईएमएफ के फार्मूले में जो नेगेटिव साइन आया था या जो फेरेडेस लॉ के फार्मूला में नेगेटिव साइन आया था, ये लेंज़िस लॉ उन दोनों फार्मूलों में मौजूद नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता है। तो ये लॉ फेरेडेस लॉ के 3 साल बाद आया था, 1831 में वो लॉ आया था, तो ये उसके 3 साल बाद फिर फेरेडेस लॉ मुकम्मल हुआ था दूसरे लफ्ज़ों में। तो चूँकि यहाँ पर लेंज़िस लॉ इंड्यूस करंट्स की बात करता है, लिहाजा ये क्लोज्ड लूप्स पर भी अप्लाई हो सकता है, और अगर लूप्स क्लोज्ड ना भी हों तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि करंट्स इस तरह से इसमें फ़्लो करेंगी, और इस लॉ के मुताबिक हम उन करंट्स की डायरेक्शन की वजह से फिर हम पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल कंडीशन हम लेते हैं, एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमारे पास एक बार मैग्नेट है और एक कॉइल है, कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। ये गैल्वानोमीटर उसमें इंड्यूस होने वाली करंट की डायरेक्शन के बारे में हमें बताएगा। तो अगर ये दोनों अपनी अपनी जगह स्टिल हों, खड़े हों, तो बच्चों हमें पता है कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें से पास ज़रूर कर रहा होगा, लेकिन अगर दोनों साकन हैं तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें से पास कर रही होगी, और हम पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। तो इंड्यूस करने के लिए उस ईएमएफ को हम इस बार मैग्नेट को या करीब करेंगे इसके या दूर ले जाएंगे। तो पहले हम करीब करेंगे, हम इसको पुश करेंगे टूवर्ड्स द कॉइल। जब इसे करीब करेंगे तो हमें पता है कि जैसे जैसे ये करीब आएगा इस कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो बढ़ती हुई फ्लक्स की क्वांटिटी की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगी, और वो करंट इस तरह से डायरेक्टेड होगी कि वो अपने काज को अपोज करेगी। हमें पता है कि इस कॉइल में किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो करती है तो वो भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। उसकी भी एक साइड नॉर्थ पोल बन जाती है, दूसरी साइड साउथ पोल बन जाती है। तो यहाँ पर चूँकि बार मैग्नेट उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से होगी कि इसका वो फेस जो बार मैग्नेट की तरफ है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा फेस साउथ पोल बन जाएगा। तो इस तरह से ये इंड्यूस्ड करंट इस अपने नॉर्थ पोल की वजह से इस बार मैग्नेट की उस मोशन को अपोज करेगी जो वो उसकी तरफ आ रहा है, यानी इस नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगी और ये उसकी मोशन को अपोज करेगा, यानी इस पुश को अपोज करेगा, जिस पुश की वजह से वो बार मैग्नेट इसके करीब आया और इसमें इंडक्शन हुई, यानी इंड्यूस करंट जब बन गई तो वो अपने ही काज यानी पुश को अपोज करने लगी। तो इसी को दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है। उस तरफ जाने से पहले यहाँ एक चीज़ नोट करने की है कि डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से बड़ा है तो लेफ़्ट टू राइट गई है इस गैल्वानोमीटर में से। आप राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो सोलिनॉइड का राइट हैंड रूल है फील्ड फाइंड करने का, वो यहाँ पर अप्लाई करके ये डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ये देखना है कि अगर इसके अपोजिट हम करें, यानी हम अपने मैग्नेट को दूर हटाएं, पुल अवे करें, तो क्या होगा। तो जब हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर हटाते हैं तो इसका फ्लक्स जो इसमें से पास कर रहा था वो कम होगा, यानी बार मैग्नेट का अब कम होता हुआ फील्ड डिक्रीजिंग फ्लक्स इस कॉइल में से पास कर रहा है। तो इस डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से भी इसमें
करंट इंड्यूस होगी, लेकिन अब वो करंट इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो अपने काज को अपोज करेगी। यानी काज क्या है? पुल, दूर जाता हुआ मैग्नेट। तो ये कॉइल इस तरह से करंट इसमें इंड्यूस होगी कि इसका जो बार मैग्नेट की तरफ फेस है वो साउथ पोल बनेगा और दूसरा नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस तरह से अपने साउथ पोल की वजह से ये इस मैग्नेट को, चूँकि इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ और नॉर्थ हमें पता है कि वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से बच्चों ये साउथ पोल इस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा और इसको जो दूर जा रहा है उस मोशन को कम करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी याद रहे कि इसमें जो करंट इंड्यूस हुई है वो उस पुलिंग अवे की वजह से हुई है, वो इस पुल करने की वजह से हुई है। लेकिन जब ये करंट बन गई है तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरह से सेट करती है कि ये उस पुल यानी अपने काज को अपोज करती है साउथ पोल इस तरफ जनरेट करके। तो हर सूरत में, कोई भी सूरत हो, इंडक्शन जहाँ भी होती है, जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने काज को हमेशा अपोज करेगी। तो यहाँ भी अगर हम राइट हैंड रूल सोलेनॉइड का फील्ड फाइंड करने वाला अप्लाई करेंगे तो इस गैल्वानोमीटर में राइट से लेफ़्ट की तरफ करंट आएगी। यानी पुश करते हुए इसमें लेफ़्ट से राइट गई थी करंट और अब ये राइट से लेफ़्ट हो। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस सिचुएशन में क्या रोल प्ले करता है। क्या लेंज़िस लॉ इस लॉ को ओबे करता है? जी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ ओबे होता है। जब हमने ये देखा कि इस मैग्नेट ने को हमने पुश किया टुवर्ड्स द कॉइल, इसमें करंट इंड्यूस हुई और उस करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी कि वो अपने काज को यानी इस पुश को अपोज कर रही थी। तो अगर हमें इसको कॉन्स्टेंटली मूव करवाते रहना है और इंडक्शन करते रहना है यहाँ पे, तो हमें अपनी मैकेनिकल एनर्जी इस तरह से देना होगी, हमें इस पुशिंग फोर्स को ऐसे रखना, मेंटेन रखना होगा कि ये इस अपोजिशन को ओवरकम करे। तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए लगेगी, वही मैकेनिकल एनर्जी दरअसल यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस करने का बायस बनेगी। तो इस केस में इस मैकेनिकल एनर्जी दरअसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है। तो यहाँ जिस तरह हमने इससे पहले मोशनल ईएमएफ के केस पढ़े थे, तो मोशनल ईएमएफ में भी हम जिस तरह भी मूव करवाएं, जिस तरह से ये सिचुएशन हमने देखी थी कि इन कॉपर रेल्स पर ये कंडक्टर मौजूद है, इसको राइट या लेफ़्ट मूव करवाया जा सकता है। तो इसको अगर लेफ़्ट मूव करवाएं तो लेफ़्ट मूव करवाते हुए हमने देखा था कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनती है। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाती है तो उस करंट की वजह से एक फोर्स यहाँ पर आती है, फोर्स क्रिएट होती है, जो इस फार्मूला से हमने पढ़ा था। और इस फोर्स की डायरेक्शन जब हम इस राइट हैंड रूल से देखते हैं तो वो राइट साइड पर आती थी। यानी हुआ क्या था, कहानी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर कि एक्सटर्नल फोर्स ने इस कंडक्टर को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया था, तो तब ये करंट बनी थी। लेकिन जब ये करंट बन गई तो इस करंट की वजह से एक ऐसी फोर्स वहाँ पर अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो गई जिसने अपने काज को अपोज किया। तो अब यहाँ भी वही सूरत हाल है कि अगर हमने यहाँ पर इस करंट को इंड्यूस करते रहना है तो हमारा जो मैकेनिकल वर्क होगा एक्सटर्नल फोर्स का, वो इतना होना चाहिए कि वो ओवरकम कर सके इस अपोजिंग फोर्स की एनर्जी को। तो अपोजिंग फोर्स की वजह से जो यहाँ अपोजिंग एनर्जी जनरेट हो रही है, तो इस मैकेनिकल वर्क को उसको ओवरकम करना है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेयर। तो कॉन्स्टेंटली अगर वो मैकेनिकल एनर्जी इसको ओवरकम करके इस कंडक्टर को मूव करवाती रहेगी लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनती रहेगी। तो जब तक ये एनर्जी होगी करंट बनेगी। ये एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स स्टॉप कर दें तो कंडक्टर रुक जाएगा, कंडक्टर रुक जाएगा तो करंट रुक जाएगी। तो मतलब कि जितनी देर
मैकेनिकल वर्क से एनर्जी इसको मिलती रही, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट जनरेट होती रही। तो जैसे ही वो रुक गया, वो स्टॉप कर गया, एक्सटर्नल फोर्स रोक दी गई, तो ये करंट भी यहाँ पर बनना ख़त्म हो गई। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्ट्रिक्टली ओबे करता है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हम इसको लेफ़्ट साइड पर रिमूव करवाएं तो फिर ही जनरेट होती है। इस केस में हम अगर एक्सटर्नल फोर्स से इस कंडक्टर को राइट साइड पे मूव करवा लेते हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज जब करंट बनेगी तो उस केस में जो उस करंट की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी, उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट हो जाएगी। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे राइट साइड पे है, तो जो फोर्स करंट की वजह से जनरेट हुई है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, तो वो इस लेफ़्ट साइड पर होगी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया ना, तो उसकी वजह से जो फोर्स बनी वो लेफ़्ट साइड पर है। तो इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स को, इस फोर्स को ओवरकम करना है अगर उसे इस कंडक्टर को राइट साइड पर मूव करवाते रहना है और करंट जनरेट इंड्यूस करते रहना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी यही कहते हैं कि वो जो मैकेनिकल एनर्जी दी गई है वो डायरेक्टली करंट इंड्यूस करने का बायस बनती रही है। यहाँ हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने का आसान तरीका देखना है। यह है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस रूल के मुताबिक आपने राइट हैंड की यानी दाएं हाथ की 4 फिंगर, पहली उंगली, मिडिल फिंगर, दूसरी उंगली और थंब को इस तरह से एक दूसरे पर स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे पर राइट एंगल बनाए, यानी परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है। तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगी, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर या वो जो कंडक्टर पर फोर्स लगी है, बाहर की फोर्स जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन को शो करेगा, और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करेगी। तो यहाँ एक इस फिगर के मुताबिक हम इसे आसानी से देख सकते हैं कि इसकी इस फिगर के मुताबिक हम इसे समझेंगे कि इसमें एक बार में मैग्नेट आपको नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से इस साइड पर पॉइंट कर रहा है, और यहाँ बीच में एक कंडक्टर पड़ा हुआ है। तो इस कंडक्टर में की जो मोशन है वो अब ऊपर की साइड पर है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर है। इस मोशन की वजह से ही इंडक्शन होना है। तो उस डायरेक्शन में हमने थंब को पॉइंट किया और जो 4 फिंगर है उसको हमने डायरेक्शन ऑफ फील्ड यानी इस तरफ से उस तरफ पॉइंट किया। तो जो सेकंड फिंगर है हमारी, उस फिंगर ने हमें, मिडिल फिंगर, उसने डायरेक्शन ऑफ करंट बताई, यानी इस कंडक्टर की इस साइड से इस साइड की तरफ करंट आएगी। तो इस तरह से इस रूल की मदद से हम आसानी से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ 2 डेफिनेशंस हैं, तो उनको देख लें कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो हमें पता चल गया कि जब भी किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो अब अगर एक कंडक्टर बजाते खुद मूव करता है किसी मैग्नेट की तरफ जो स्टेशनरी है, या अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड के अंदर अगर कंडक्टर मूव कर रहा है तो उस वक्त जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसे हम मोशनल ईएमएफ या डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। तो जनरेटर्स में यही प्रिंसिपल होता है कि वहाँ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। जनरेटर की बात हमने करनी है नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। तो यहाँ पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बोलेंगे कि जब कंडक्टर हमारा स्टैटिक हो और किसी और वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। उसमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि मैग्नेट को उसकी तरफ मूव करवाया जाए या उससे दूर हटाया जाए। तो इस केस में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरह से होता है कि वहाँ कंडक्टर यानी कॉइल स्टैटिक होती है और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस। बच्चों, लेक्चर के एंड पर हमें एक कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन की बात करनी है कि अगर इसको हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया तो हमने जैसा कि कहा, डिस्कस किया कि इसमें क्लॉकवाइज करंट बनती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं बन सकती। इसी तरह से इस केस में हमने देखा था, इस तरह का केस जो डिस्कस किया था कि जब हम इस कंडक्टर को राइट साइड पे मूव करवाते हैं विद वेलोसिटी v,
तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करती थी। तो इसमें क्लॉकवाइज करंट क्यों नहीं फ्लो कर सकती और दूसरे केस में एंटी क्लॉकवाइज करंट क्यों नहीं फ्लो कर सकती? तो याद रखिएगा कि अगर इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि क्लॉकवाइज करंट ही है जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है, तो इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने यहाँ अपना रोल प्ले किया, तो इस पर जो फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आई एल क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगी थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप थोड़ा सा धक्का देकर छोड़ दें, उसके बाद ये फोर्स जनरेट हो जाएगी, ये उसको खुद ही लेकर राइट साइड पर मूव करना शुरू कर देगी। यानी ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस बन जाएगा, सेल्फ परपेचुएटिंग प्रोसेस बन जाएगा। तो एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होने लगेगी दूसरे लफ्ज़ों में। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि यहाँ जितनी देर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे राइट साइड पर मूव किए रखते हैं, उतनी देर ये मूव होता रहता है और इंडक्शन होती रहती है। जैसे ही हम स्टॉप करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ये भी रुक जाता है। तो अगर वो इस तरह की सिचुएशन बनती कि करंट क्लॉकवाइज होती और ये फोर्स खुद जनरेट होती, तो हमारे एक्सटर्नल फोर्स के हटाने पर भी उसे ये राइट साइड पर मूव करते रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस नहीं है और इसमें क्लॉकवाइज करंट इस सिचुएशन में नहीं बन सकती। और इसी तरह से इस सिचुएशन में जहां हमने लेफ़्ट साइड पर इसे मूव करवाया था और करंट क्लॉकवाइज बनी थी, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट नहीं बन सकती, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगी तो ये जो फोर्स है ये इस लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी और ये उसको सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस बनाएगी। लेकिन यहाँ पर भी हमने प्रैक्टिकली यही देखा कि जितनी देर एक्सटर्नल फोर्स है ये काम होता रहता है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं कोई इंडक्शन नहीं होती, कंडक्टर मूव भी नहीं करता। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फाइनल पंच जो मिलता है इसमें, वो यहाँ से मिलता है कि मैकेनिकल एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, वरना नहीं बनेगी।